मैं डॉक्टर निधि शुक्ला। मेरे YouTube के चैनल पर डॉक्टर निधि शुक्ला साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए अध्याय 15 यानी कि चैप्टर 15 का हमारा पर्यावरण लेकर के आई हूँ। इसमें मैंने बहुत सारा सरल शब्दों में उसका एक्सप्लेनेशन किया है और साथ में ये नोट्स के साथ में भी है, बहुत आसान से शब्दों में। तो चले बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं हमारा पर्यावरण। ये अध्याय 15 का चैप्टर है, यानी चैप्टर 15 में हमारा पर्यावरण, अवर एनवायरनमेंट। बच्चों, आपको मालूम है कि पर्यावरण का मतलब क्या होता है? हमारे आसपास का वातावरण। तो आइए अपन चलते हैं अध्याय 15 हमारा पर्यावरण, अवर एनवायरनमेंट को समझने के लिए। हमारा पर्यावरण, पर्यावरण क्या होता है? परि यानी हमारे चारों ओर, प्लस आवरण यानी घेरने वाला। तो हमारे चारों ओर जो हमको घेर के रखा हुआ है उसको कहते हैं पर्यावरण। जो आवरण हमको चारों ओर से घेरे हुए हैं उसको क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। हमारे चारों ओर जो भी चीजें दिखाई देती हैं वे सभी पर्यावरण के अंग हैं, जैसे मिट्टी, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूर्य का प्रकाश, ये सभी पर्यावरण के अंग हैं। हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। इनमें कुछ चीजें जो होती हैं वो निर्जीव होती हैं और कुछ चीजें सजीव होती हैं, पर जो चीजें दिखाई दे रही हैं ये सब पर्यावरण का अंग है। अब हम पढ़ने जाएंगे पारितंत्र यानी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? किसी क्षेत्र के सभी जीव जैव घटक हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी क्षेत्र के सभी जीव जैव घटक हैं। किसी क्षेत्र विशेष में अनेक तरह की वस्तुएं होती हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, नदी, पहाड़, मिट्टी इत्यादि। इनमें से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सजीव होते हैं, जैसे पेड़ पौधे। पेड़ पौधे सजीव होते हैं ना बच्चों। जीव जंतु वो भी सजीव होते हैं, जीवाणु ये भी सजीव होते हैं। तो किसी क्षेत्र के जो भी सजीव वस्तुएं होती हैं उन्हें हम जैव घटक कहते हैं। तो ये जो लाइन है, किसी क्षेत्र के सभी जीव जैव घटक हैं, यानी जितने भी सजीव हैं वो क्या हैं? जैव घटक हैं। इसी प्रकार किसी क्षेत्र के सभी भौतिक कारक, जैसे मृदा, वायु, जल, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, खनिज इत्यादि क्या है? अजैव घटक हैं। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जीव जगत में जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं, निर्जीव पदार्थ से मतलब जैसे पत्थर, मिट्टी, बालू, जो कुछ भी आपको निर्जीव नजर आ रहा है वो हमारे अजैव घटक हैं। तो जैव घटक और अजैव घटक आपको समझ में आया? जैव मतलब होता है, जैव घटक मतलब बायोटिक कंपोनेंट, और अजैव घटक मतलब होता है एबायोटिक कंपोनेंट। तो जो जीवित है वो जैव घटक है और जो अजीवित है या निर्जीव है वो अजैव घटक। तो ये दो घटकों में हमारे इकोसिस्टम को बांटा गया है। जैव घटक बायोटिक कंपोनेंट, अजैव घटक एबायोटिक कंपोनेंट। किसी क्षेत्र के जैव और अजैव घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र को बनाते हैं, यानी जुड़ के पारितंत्र या इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। प्रकृति में जैव और अजैव घटकों में परस्पर क्रियाएं होती रहती हैं और इसी से प्रकृति का संतुलन बना रहता है। किसी क्षेत्र के विशेष में जैव घटक और अजैव घटक दोनों ही मिलकर के पारितंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि एक जंगल में पौधे हो सकते हैं ना। जंगल में जीव जंतु भी हो सकते हैं और अनेक तरीके के कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं। आपको मालूम है जंगल में बहुत सारी चीजें होती हैं। जंगल में पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े सभी हो सकते हैं।
अतः जंगल में दोनों प्रकार के जैव और अजैव घटक हुए। ये दोनों तरह के घटक एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मान लीजिए मिट्टी में खनिज लवण की पर्याप्तता नहीं होगी, तो पौधे क्या वृद्धि करेंगे? नहीं करेंगे। और जब पौधे वृद्धि नहीं करेंगे, तो जीव जंतु खाएंगे कैसे? एक पौधे का संबंध किससे हुआ? मिट्टी से हुआ, जल से हुआ, वायु से हुआ और सूर्य के प्रकाश से हुआ। ठीक उसी प्रकार सभी जीव जंतुओं का संबंध अजैव और जैव दोनों तरह के घटकों से होता है। यानी किसी भी पारितंत्र में जैव और अजैव घटक एक दूसरे से संबंधित होते हैं और ऐसा संबंध एक दूसरे के बीच में संतुलन को बनाए रखता है और इस संतुलन को क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। तो बच्चों समझ में आया? मैंने आपको जंगल का उदाहरण देकर समझाया कि जंगल में हमको दोनों चीजें दिखाई दे रही हैं, जैव भी दिखाई दे रहा है, अजैव भी दिखाई दे रहा है। जैव जो जीवित है, आप खुद उदाहरण सोचिए क्या क्या चीजें जंगल में जीवित होती हैं? जीव जंतु, पेड़ पौधे, और इन सबका संबंध अजैव से होता है, यानी इन्हें अपने जीवन जीने के लिए निर्जीव वस्तुओं पर आश्रित होना पड़ता है। तो दोनों का तालमेल, दोनों का संतुलन इस प्रकार से बना होता है, उस संतुलन को हम पारितंत्र कहते हैं। हम पारितंत्र के कुछ उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में एक उदाहरण है बगीचा, ये भी पारितंत्र का ही उदाहरण है। अब बगीचा क्या है? तो एक बगीचे में जैव घटक के अंतर्गत आने वाले बहुत सारे कारक हैं, जैसे घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूर्यमुखी, मेंढक, कीट, पक्षी इत्यादि। यानी इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं, जिसमें जीवित और अजीवित दोनों चीजें शामिल हैं। अभी हमने यहाँ पर जैव घटक को लिखा। अगर हम बगीचे को देखें तो उसमें अनेक तरह के सजीव दिखाई देंगे, अनेक तरह के पौधे, घास, ये कीट पतंगे और पक्षी, ये सब क्या हैं? सजीव हैं। तो ये सब सजीव बगीचा पारितंत्र में जैव घटक का निर्माण करते हैं। यानी एक बगीचे के पारितंत्र में जो जीवित वस्तुएं हैं, वो जैव घटक का निर्माण करती हैं। ये सब सजीव परस्पर क्रिया करते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि परस्पर क्रिया करते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी तरीके के सजीव हैं, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो कैसे? जैसे कीट। अब कीट का आहार क्या होते हैं? पौधों को खाता है ना कीट। तो पौधों में मौजूद जो फूल के रस का सेवन कौन करता है? कीट करते हैं। ये कीट पौधों से संबंधित हैं। इसी प्रकार बगीचे में पाए जाने वाला सांप, बिच्छू कीटों को खाता है। इस प्रकार कीट व इनमें संबंध हो गया। इसी प्रकार जो पक्षी होते हैं, वो फूलों में मौजूद रस को पीते हैं या उसका सेवन करते हैं। इसका मतलब पक्षी और फूलों में संबंध है। जितने भी सजीव पाए जाते हैं ना, उनमें आपस में संबंध होता है, ये एक दूसरे से परस्पर क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। तो इस लाइन का मतलब आपको समझ में आया कि सभी सजीव आपस में परस्पर क्रिया करते हैं। अब हम देखते हैं कि बगीचा में ही सजीवों की वृद्धि, जनन और अन्य क्रियाकलाप अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होते हैं। जैसा अभी हमने कहा कि सभी जो सजीव होते हैं ना, वो आपस में परस्पर क्रिया करते हैं, लेकिन जो सजीव होते हैं वो अपनी बहुत सारी क्रियाकलापों के लिए अजैव घटकों पर डिपेंड होते हैं या निर्भर होते हैं या उनसे प्रभावित होते हैं। आपने देखा कि सजीव आपस में क्रिया कर रहे थे। अब इसी प्रकार से सजीव निर्जीवों के साथ भी क्रिया करते हैं। जैसे पौधे का संबंध मिट्टी से होता है ना, वायु से होता है, जल से होता है, सूर्य के प्रकाश से होता है। तो पौधा जीवित है और मिट्टी, वायु, जल, सूर्य का प्रकाश, ये सारी चीजें निर्जीव हैं या अजैव घटक हैं। अब जैसे सांप, वो भी मिट्टी में रहता है, तो सांप जीवित है या सजीव घटक है या जैव घटक है? तो इसमें इसका संबंध किससे हुआ? मिट्टी से हुआ ना। ये अपनी वृद्धि और जनन आदि क्रियाकलापों के लिए किस पर डिपेंड करेगा? अजैव घटकों से प्रभावित होगा या उस पर निर्भर करेगा। तो सजीव सजीवों के साथ भी क्रिया करते हैं और निर्जीवों के साथ भी क्रिया करते हैं।
तो बगीचा पारितंत्र में बच्चों आपको लिखकर के समझ में आया कि जो बगीचा पारितंत्र में हमको जैव और अजैव घटक दिखे, तो जो जैव घटक थे वो आपस में भी क्रिया करते हैं और जो जैव घटक होते हैं वो अजैव घटकों के साथ भी क्रिया करते हैं। अतः बगीचा पारितंत्र क्या है? एक पारितंत्र का उदाहरण है। इसी प्रकार वन, तालाब, झील, घास का मैदान, ये सब भी पारितंत्र के उदाहरण हैं, जो हमारे चारों तरफ हमें दिखाई देते हैं। अब हम पारितंत्र को समझेंगे। इकोसिस्टम होता क्या है और ऐसे इकोसिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है? इकोसिस्टम को दो भागों में बांटा गया है बच्चों। पहला है प्राकृतिक पारितंत्र और दूसरा है मानव निर्मित या कृत्रिम पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र का क्या मतलब? जो प्रकृति ने स्वयं निर्मित किया हो, ऐसा पारितंत्र जिसका निर्माण मनुष्य ने ना किया हो बल्कि प्रकृति ने स्वयं किया हो। इस तरह के प्राकृतिक पारितंत्र को इस तरह के पारितंत्र को हम प्राकृतिक पारितंत्र कहते हैं। और वह पारितंत्र जिसका निर्माण मनुष्य ने किया हो, प्रकृति ने ना किया हो, उसे क्या बोलते हैं? मानव निर्मित, है ना, कृत्रिम, आर्टिफिशियल। तो प्राकृतिक पारितंत्र कौन कौन से होते हैं? जैसे वन, झील, ये सब क्या है? प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण हैं। अब मानव ने क्या क्या बनाया है? तो मानव ने बगीचा बनाया, खेत बनाया, और भी जो आपको समझ में आता है वो उदाहरण भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो आपको पारितंत्र के कितने भाग दिखाई दिए? दो। एक पहला प्राकृतिक पारितंत्र जो अपने से खुद से निर्मित हुआ हो, जो प्रकृति ने बनाया हो, जैसे वन और झील। दूसरा क्या हुआ? मानव ने बनाया हो, जैसे बगीचा और खेत। अब हम पढ़ते हैं कि जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो जीवन निर्वाह यानी जीवन जीने में, उनके निर्वाह में जीवों को कितने भागों में बांटा गया? जितने भी पेड़, पौधे, जीव, जंतु हैं ना, इनका वर्गीकरण किया गया। इनको जीवन निर्वाह के आधार पर बांटा गया। हम पढ़ेंगे कि पर्यावरण में तीन भागों में इन्हें बांटा गया। पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा अपघटक। अब ये उत्पादक क्या होते हैं? तो चलिए देखते हैं उत्पादक क्या होते हैं। उत्पादक, इनका मतलब होता है प्रोड्यूसर। आपने सुना होगा उत्पादन करने वाला, प्रोड्यूस करने वाला, जो किसी चीज का निर्माता होता है, जिसे निर्माण करता है, प्रोड्यूसर, बनाता है। हम सब जब जानते हैं कि हरे पौधे जो होते हैं और नील हरित शैवाल, ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, स्वयं करते हैं। ऐसे जीव को हम उत्पादक कहते हैं। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हम भी तो भोजन को बनाते हैं, पर हम भोजन को बनाते नहीं हैं, पकाते हैं। और हरे पौधे क्या करते हैं? भोजन को बनाते हैं। कौन सी क्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। तो जितने भी हरे पौधे होते हैं वे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा। पौधों में क्या होता है? हरे पौधों में और नील हरित शैवाल, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी इसका नाम है। इसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए यह भी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करता है। इस अभिक्रिया के द्वारा ये स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए हम इन्हें उत्पादक या प्रोड्यूसर कहते हैं। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड नंबर, उपभोक्ता। उपभोक्ता का मतलब होता है कंज्यूमर। तो ये कंज्यूमर या उपभोक्ता क्या है? उपभोक्ता, उपभोग यानी उपभोग करने वाला, जो बना रहा है उसका उपभोग करने वाला। ये जीव अपने भोजन के लिए उत्पादक पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं। इस तरह के जीव उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे सभी जंतु, वे जीव जो पौधों की तरह अपना भोजन स्वयं तो नहीं बनाते, लेकिन अपने भोजन के लिए पौधों या किसी अन्य जंतुओं पर निर्भर करते हैं। इस तरह के जीव क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे सभी जंतु। यदि हम मनुष्य का उदाहरण लें तो मनुष्य क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा क्या अपना भोजन बनाता है? नहीं, बल्कि वो क्या करता है? डिपेंड होता है ना पौधों के ऊपर या जंतुओं के ऊपर। क्योंकि मनुष्य क्या होता है?
शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है। वे पौधों को भी खाते हैं और जीव जंतुओं या मांस का सेवन भी करते हैं। इस तरह के जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, अपने भोजन के लिए हरे पौधों या अन्य जंतुओं पर निर्भर करते हैं, ऐसे जीव को उपभोक्ता या कंज्यूमर कहते हैं। यानी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अपने भोजन के लिए पौधों पर या अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। इसमें सभी जंतु शामिल होते हैं, यानी मनुष्य ही नहीं, सभी जंतु भी शामिल होते हैं। अब उपभोक्ता मुख्यतः शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं और सर्वाहारी भी होते हैं एवं परजीवी भी होते हैं। शाकाहारी का मतलब होता है ऐसे जीव जो केवल पौधों को खाते हैं, जैसे गाय, बकरी जो सिर्फ पौधों को खाते हैं ना, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। मनुष्य में भी कुछ लोग शाकाहारी और कुछ मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी का मतलब ऐसे जीव जैसे बाघ हुआ ना, वो केवल जंतुओं को खाता है, उसका ही शिकार करता है। कभी भी आपने बाघ को हरे पेड़ पौधों को खाते नहीं सुना होगा। तो ये बाघ कभी भी पौधों को नहीं खा सकता, इसलिए वो मांसाहारी होता है। अब सर्वाहारी, सर्वाहारी का मतलब ऐसे जंतु जो पौधों को भी खाते हो और जंतुओं को भी खाते हो। तो जैसे मनुष्य ये दोनों को खाता है। तो हमको तीनों का उदाहरण समझ में आया। शाकाहारी गाय, बकरी, मांसाहारी बाघ, सिंह, सर्वाहारी मनुष्य। अब हम आते हैं परजीवी। परजीवी क्या है? देखो, जो जीवी का मतलब जीव और पर का मतलब दूसरे पर, जो जीव दूसरे पर डिपेंड करता हो, निर्भर करता हो। परजीवी का मतलब जो दूसरों के शरीर में रहकर आवश्यक अवयवी तत्वों को ग्रहण करते हैं, जैसे गोलकृमि, फीताकृमि, ये सभी परजीवी के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपघटक, डीकंपोजर। ये अपघटक क्या होते हैं बच्चों? डीकंपोजर, अपघटक जो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दे। ये जीवाणु एवं कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत एवं जैसे मृत जैव अवशेष को सरल पदार्थों में बदल दे। ये सरल पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं तथा पुनः पौधों द्वारा उपयोग कर लिए जाते हैं। अब हम आपको समझाते हैं। यदि रास्ते में कोई जंतु मर जाता है तो 1-2 दिन बाद उसमें क्या निकलती है? दुर्गंध निकलती है ना, बहुत सारी गंध आने लगती है, फैल जाती है गंध जो हमारी नाक तक पहुंचती है। लेकिन आपने ध्यान क्या होगा कि 2-4 दिन के बाद वो मरे हुए जंतु वहां से गायब हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। कहाँ चले जाते हैं वो सब? आपने सोचा है कभी ये जीव जो गायब हो गया वो कहाँ गया? ये काम किसने किया? अपघटक ने किया। कैसे किया अपघटक ने? अपघटक यानी जीवाणु और जो कवक होते हैं ना, ये सूक्ष्म जीव होते हैं। ये मृत अवशेष को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। यानी ये क्या करते हैं? ये जो जीव जंतु जिसको जो मर गए या मृत हो गए, उनके अवशेष को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं और हमारे पर्यावरण को साफ कर देते हैं। ये सरल पदार्थ जो मृत अवशेष से निकले हैं, वो पुनः मिट्टी में मिल जाते हैं और अब मिट्टी में मिलके क्या करते हैं? पौधों के द्वारा उपयोग कर लिए जाते हैं। यानी पौधों को ये उपयोगी होते हैं और जब पौधे ग्रो कर रहे होते हैं ना, ग्रोथ कर रहे होते हैं, तो इनको ये मरे सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ के रूप में मिलते हैं जो उनको फायदेमंद होते हैं। ये सूक्ष्म जीव सड़े गले मृत अवशेष को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं और ये सरल पदार्थ पुनः पौधों द्वारा उपयोग कर लिए जाते हैं। तो पर्यावरण की सफाई भी हो जाती है और इनको क्या कहते हैं? अपमार्जक भी कहते हैं। तो आपने देखा कितने काम के होते हैं ये अपघटक। यानी अपघटक नहीं होगा तो जो मृत पदार्थ हैं उनका तो अंबार लग जाएगा, ढेर लग जाएगा। इसलिए हर जीव बहुत जरूरी होता है, बड़ा जीव भी, पौधे भी, छोटे जीव भी जो हमें दिखाई भी नहीं देते वो भी। इस तरह से हमारा पूरा एक पर्यावरण चलता रहता है। तो इस पूरे वीडियो में आपको इकोसिस्टम आपको समझ में आया, इकोसिस्टम के भाग समझ में आए और हमने एक एक चीज को बहुत अच्छे से उदाहरण के रूप में समझाया। अब बच्चों आपको काम ये करना है कि सारे पारितंत्र को लिखना है
और ढूंढना है कि हमारे आसपास कितने पारितंत्र पाए जाते हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, इसे आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।